तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, शुक्ला सर ईएसबी के नाम से हमारा एक नया चैनल हमने बनाया है, क्योंकि इस पर एग्जाम एनालिसिस चल रहा है। लेकिन आप सबको पता है कि बहुत सारी वैकेंसी एमपी में आने वाली हैं, ठीक है ना। जैसे कि एमपी एसआई हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, एमपी आबकारी हो गया, इन सब के एग्जाम आने वाले हैं। तो उसकी क्लासेज हम उस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। चैनल का नाम है शुक्ला सर ईएसबी। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आज किन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और कितने कितने नंबर उन लोगों के आए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर मेरा नाम पूजा कोंडार है, इनके 162 नंबर आए हैं, ठीक है। और आपके एनालिसिस से बहुत हेल्प मिली थी और इन्होंने हमारी सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे थे और काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं जिसको अभी हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में 15 मार्च से लगातार ये एग्जाम एनालिसिस देख रही हैं। इसके बाद में एक और भैया हैं, देखिए इनका नाम तो हम नहीं लिख पाए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे 25 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, मेरे एसटी से 151 नंबर आए हैं। रतन सिंह भूरिया इनका नाम है। चलो भैया, खुद ही नाम दे दिया था भैया ने, ठीक है। उसके बाद में ये है, नमस्ते सर 161 नंबर आए हैं। प्रिया बुंदेला इनका नाम है। तबीयत खराब और बच्चे की वजह से पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। हमने आपकी 128 और 49 वाली पीडीएफ ली थी, उसी से पढ़ाई की थी, ठीक है ना। तो जो देखो, जिन लोगों ने 128 वाली पहले पीडीएफ ले रखी है वो लोग 49 रुपए में जो है बाकी के सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह। तो इन्होंने ये दोनों पीडीएफ ली थी और इनके अच्छे खासे 161 नंबर आए हैं। कुल मिलाकर के 199 वाला सुपर सिलेक्शन नोट्स इन्होंने भी लिया था। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, एक भैया हैं और नहीं दीदी है, इनका नाम है पूजा, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। इनके नंबर की बात करते हैं। देखिए, इनके नंबर इन्होंने शायद 159 नंबर इनके आए हैं, ठीक है। उसके बाद में 156 नंबर आए हैं। प्रीति सूर्यवंशी इनका नाम है। काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे हैं और इन्होंने भी हमारी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखी थी। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं सुपर सिलेक्शन नोट्स सानिया खान जी ने ले रखे हैं। इनके 182 नंबर आए हैं, ठीक है ना। तो इन सब लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। इन सब लोगों ने हमारा सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा था। तो आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है और आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है या फिर आपने तैयारी तो कर रखी है लेकिन नंबर आपके टेस्ट में बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में आप ये सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। अगर 2 दिन का भी समय आपके पास में है तो 2 दिन में भी आप इन सुपर सिलेक्शन नोट्स को कवर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, करना कुछ खास करना नहीं। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स भेज दिए जाएंगे। या फिर एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहाँ पर लिखा रहता है टाइम की कब आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स भेजे जाएंगे। तो अगर आप पेमेंट करते हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास में ये सुपर सिलेक्शन नोट्स पहुँच जाएंगे। सर सुपर सिलेक्शन नोट्स लेने वालों के नंबर इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या क्या मिल रहा है इसमें? तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि चारों सब्जेक्ट की आपको थ्योरी नोट्स मिलेगी, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के नोट्स भी आपको अलग से इसी में मिलेंगे। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ भी आपको इसी के साथ मिलेगी। और सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल ये ब्रह्मास्त्र ही निभा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन हमने करा रखी है 150-150 प्रश्नों की, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। इसके अलावा मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न भी करा रखे हैं, जैसे कि आईसीएमआर हो गया, एक्ट हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, तो इनके टॉप 100 प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको मात्र 199 रुपए में सुपर सिलेक्शन नोट्स में मिलने वाली हैं। तो तुरंत आप लोग पे करके और इसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके अपने सुपर सिलेक्शन नोट से प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि आप भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो सकें। चलिए अब देखो, शुरू करते हैं सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य से। और आज जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न है टीटी का टीका कब लगाया जाता है? एक गर्भवती महिला को टीटी का टीका कब लगाया जाता है? टाइमिंग आपसे पूछी गई थी, आइए कवर कर लेते हैं। देखिए, तो गर्भावस्था के दौरान टीटी यानी कि टिटनिस टॉक्साइड इसको कहते हैं का टीका आमतौर पर 13वें हफ्ते के बाद और 39वें हफ्ते से पहले 2 खुराक में लगाया जाता है। यानी कि 13वें हफ्ते के बाद में लगाएंगे और 39वें हफ्ते से पहले पहले इसको लगा लिया जाएगा। और 2 खुराक में लगाते हैं, TT1 और TT2, ठीक है। देखिए,
पहली खुराक के 4 हफ्ते के बाद दूसरी खुराक दी जाती है, यानी आपको ऑलरेडी बता रखा है किसी भी वैक्सीन को लगाने के बीच में 4 हफ्ते का कम से कम गैप होना चाहिए, यानी कि 28 दिन का कम से कम गैप जरूर होना चाहिए। ठीक है, टीटी का टीका कब और कैसे लगवाएं? तो देखिए, इसको तो आपको बता चुके हैं, 13 और 39 सप्ताह। ठीक है, खुराक देख लीजिए, 2 खुराकें लगती हैं। पहली खुराक 4 हफ्ते के बाद में दूसरी खुराक लगती है। लगवाया क्यों जाता है? तो टिटनिस से नवजात शिशु को बचाने के लिए यह टीका लगवाया जाता है। टीटी का टीका है क्या? तो टीटी का टीका को हम टिटनिस टॉक्साइड कहते हैं। यह एक ऐसा टीका है जो टिटनिस रोग से हमको बचाता है। ठीक है, कब लगवाना है तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक में इसको लगवाना रहता है। और अगर पहले टिटनिस के टीके लग चुके हैं तो भी गर्भावस्था के दौरान एक बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दी जाती है कि पहले मान लीजिए आपको टिटनिस के टीके लगे हुए हैं, फिर भी आप एक डोज जरूर लगवा लीजिएगा, जिसे हम बूस्टर डोज कहते हैं। आगे बढ़िए, देखो टिटनिस का टीका दिया कैसे जाता है? तो टिटनिस का टीका इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। आज का आपका पहला प्रश्न बन रहा है कि पोलियो की वैक्सीन कैसे दी जाती है? इंजेक्शन के माध्यम से, ओरल माध्यम से, यानी कि 2 बूंदों के माध्यम से पिलाई जाती है, या फिर दोनों के माध्यम से? अब ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पोलियो की वैक्सीन कैसे दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो, पेलाग्रा बीमारी आपसे पूछ रही थी कि पेलाग्रा बीमारी किसकी कमी से होती है? तो चलिए देख लेते हैं पेलाग्रा बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी3। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। देखिए, पेलाग्रा बीमारी मुख्य रूप से नियासिन, इसका नाम याद रखना, ये पहले भी आ चुका है कि नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तब हमने आपको बताया था पेलाग्रा बीमारी। आज पूछा है पेलाग्रा बीमारी किसकी कमी से होती है, तो भैया नियासिन की कमी से होती है। बस यही घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न वही घूम फिर करके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको फंसाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। विटामिन बी3 की कमी से होती है, जो शरीर को ऊर्जा में बदलने के लिए भोजन को संसाधित करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए नियासिन है क्या? नियासिन, जिसे विटामिन बी3 के नाम से भी जाना जाता है, एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों में आवश्यक जो है सहायता प्रदान करता है। अब पेलाग्रा के लक्षण भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए, पेलाग्रा के लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते पड़ना, दस्त, मुंह में छाले और मनोभ्रंश यानी डिमनेशिया भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब पेलाग्रा के कारण क्या होते हैं? तो पेलाग्रा के कारण मुख्य रूप से नियासिन की कमी है, जो अक्सर कुपोषण या फिर शराब सेवन के कारण होता है। तो सर इसका इलाज भी बता दीजिए। तो पेलाग्रा का इलाज है नियासिन की खुराक या फिर नियासिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करके पेलाग्रा से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये पेलाग्रा के बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी हमने दे दी। वैसे विटामिन की हमने एक सीरीज चालू की है अपने इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777। ठीक है, इस नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लेना, उसको फॉलो कर लेना। वहां पर विटामिन की सीरीज चालू की है, ABCD, ये चारों विटामिन हम करवा चुके हैं रील्स के माध्यम से। आज हम विटामिन के और विटामिन ई भी डाल देंगे, तो वो सीरीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इससे पहले कंप्यूटर शॉर्टकट की हम उस पर रील्स डाल चुके हैं और ग्रंथियों की भी रील्स उस पर डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी गई है, नहीं तो आप सर्च करके भी उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, खसरे के टीके का संक्रमण काल आज आपसे पूछ लिया गया था। खसरे से 2 प्रश्न आए थे। वैसे आज सुबह ही हमने वीडियो बनाई है, कट ऑफ वाली वीडियो, जिसमें कट ऑफ के बारे में बताया है, कितना क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में समझाया है। उसी में आज हमने 3-4 टीके कवर किए हैं। एक तो आपका खसरे का टीका हो गया, टिटनिस का टीका हो गया, रोटा वायरस हो गया, ठीक है, और कौन सा निमोनिया हो गया। इन सबको आज सुबह हमने कवर किया डिटेल में। तो आज इस सुबह वाली वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है। महत्वपूर्ण टीकों को कवर किया है, और घड़ी के जो दर्पण प्रतिबिंब के और जल प्रतिबिंब के प्रश्न आ रहे हैं उसको भी हमने कवर किया है। तो सुबह वाली वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, चलो संक्रमण काल देख लेते हैं। तो खसरे का टीका, जिसे हम MMR कहते हैं, इसका संक्रमण काल यानी कि टीके के बाद शरीर में सुरक्षा विकसित होने में लगने वाला समय, संक्रमण काल किसे कहते हैं? आपको टीका लग गया है, अब ये सुरक्षा कितने दिन में विकसित हो जाएगी, उसे संक्रमण काल कहते हैं। आमतौर पर 10 से 14 दिन तक होता है। ठीक है, अब देखो खसरे की टीके की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। खसरे के टीके को आमतौर पर 2 खुराकों में दिया जाता है। पहली खुराक 12 से 15 महीने, ठीक है, आपको अगर 9 भी मिले तो 9 भी सही है, 9 से 15 महीने, ठीक है, उम्र में। दूसरी खुराक 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। संक्रमण काल हमने बता दिया है 10 से 14 दिन का होता है। प्रभावशीलता देख लीजिए, खसरे के टीके अत्यधिक प्रभावी होते हैं और मानक 2 खुराक अनुसूची से इसे प्राप्त करने में लगभग 99% व्यक्तियों को सुरक्षा प्रतिरक्षा यह प्रदान करता है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है खसरे का टीका, मीजल्स का टीका जो होता है। आगे बढ़िए, टीबी बीमारी का बैक्टीरिया आज आपसे पूछ लिया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आज का दूसरा प्रश्न ये बताना है कि टीबी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक तो क्षय रोग हो गया, ठीक है, और अब इसका बैक्टीरिया ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्षय रोग तो हमने बता दिया है, ठीक है ना, इसको और क्या कहते हैं,
ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि टीबी का दूसरा नाम क्या होता है। एक तो क्षय रोग होता है, दूसरा क्या कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा नाम टफ है तो हमने आंसर भी बता दिया। आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, टीबी बीमारी का बैक्टीरिया। तो टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ये बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी रोग हो जाता है। चलिए इसका वो बता देना आप कि कौन, इसको रोकने के लिए एक दवाई का वो चलाया जाता है, कोर्स होता है, एक कोर्स होता है, उस कोर्स का क्या नाम होता है जो टीबी को रोकने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, चलिए, नामक बैक्टीरिया की वजह से यह टीबी बीमारी होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। टीबी का प्रकार आमतौर पर यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो लोग ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं उनको भी टीबी हो जाती है, फेफड़े वाली। लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। फैलता कैसे है, तो टीबी हवा के माध्यम से फैलता है। जब फेफड़े या गले की टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या छींकता है या फिर बोलता है, उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी टीबी हो सकती है। लक्षण क्या होते हैं, देखिए, तो टीबी के लक्षणों में खांसी, बलगम में खून आना, सीने में दर्द, थकान, वजन कम होना और बुखार, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसका इलाज क्या है, तो टीबी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से संभव है। इसका एक कोर्स चलाया जाता है, वो कोर्स आपको बताना है। लो, लिख ही दिया हमने, चलो ठीक है ना। ये कोर्स आपको ध्यान रखना है, इसकी मदद से टीबी को रोका जा सकता है। चलिए, खसरे से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कितने दिन बाद खसरे के लक्षण दिखने लगते हैं। देख रहे हो कितना प्रश्न घुमा करके पूछा जा रहा है। अभी सिर्फ ये पूछते भैया खसरे का टीका कब लगता है, कौन सा लगता है, कितने दिन पर लगता है। ये क्वेश्चन अभी तक आ रहे थे शुरुआत में, अब घुमा घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने आज प्रश्न भेजे हैं, कि आप लोग एग्जैक्ट प्रश्न हमारे पास में भेज रहे हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप भी 7052547003 इस नंबर पर अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर भेजिएगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, चलिए, अब खसरे के लक्षण देखिए। तो खसरे के लक्षण वायरस के संपर्क में आने के बाद आमतौर पर 7 से 14 दिनों के बाद दिखाई देने लगते हैं। अगर खसरे का वायरस आपके अंदर प्रवेश कर गया तो 7 से लेकर के 14 दिन में खसरा आपके अंदर फैल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा गया था कि इसकी टाइमिंग क्या होती है, 7 से 14 दिन होती है। बाकी खसरे के बारे में आज सुबह डिटेल में बता चुके हैं, तो उसको दोबारा बताने से कोई मतलब नहीं है। चलिए, आयोडीन की कमी, भैया कितनी बार आपको ये प्रश्न कराया था, हजारों बार करा चुके हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपका बनेगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं आयोडीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बड़े लोगों में, वयस्कों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। पहले भी कमेंट करवा चुके हैं, लेकिन आगे बन सकता है प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है आपको। चलो देख लो इस प्रश्न को। आयोडीन की कमी से बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है। कौन कौन सी, क्रेटिनिज्म, ये क्या होता है, जन्मजात बौद्धिक विकलांगता। प्रश्न ये पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से बच्चों में बौद्धिक विकलांगता हो जाती है, इस रोग को हम क्या कहते हैं, तो वही इस रोग को हम क्रेटिनिज्म या फिर वामनता कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, थायराइड ग्रंथि का सक्रिय होना और घेंगा, थायराइड का बढ़ना, ये सारे आपसे पूछेगा कि थायराइड की अधिकता की वजह से थायराइड ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम घेंगा कहते हैं। और यही आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। बड़े लोगों में घेंगा हो जाता है, छोटे बच्चों में क्रेटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है। आगे बढ़िए, प्लेजेंटा के कार्य पूछ लिए हैं। प्लेजेंटा को अच्छे से आपको हमने पढ़ाया था, प्लेजेंटा के क्या क्या कार्य हैं अच्छे से समझाया था कि देखो भैया ये भ्रूण है, मतलब कि ये गर्भाशय है, यहाँ पर वो भ्रूण पल रहा है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जो गर्भनाल के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। अब इसका क्या कार्य होता है, बच्चे को खाना, पानी, ऑक्सीजन, रक्त, ये सब प्रोवाइड कराना इसका कार्य होता है। और बच्चा जो गंदगी निकाल रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम प्लेजेंटा के द्वारा ही किया जाता है। यही कार्य ही आपसे पूछ लिए हैं, इसीलिए दीदी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, सर मैं शुरू से आपका एग्जाम एनालिसिस देख रही थी, आप जो बीच बीच में समझाते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में समझाते हैं, उससे बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब डिटेल में ही प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो पूरी एग्जाम एनालिसिस आपको देख लेना है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी महिला सुपरवाइजर फ्री क्लास के नाम से, वो पूरी प्लेलिस्ट आपको देख करके जाना है अगर आपके पास में टाइम हो तो। देखो, प्लेजेंटा गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, और अपशिष्ट पदार्थ जो भ्रूण निकालता है उसको भी हटाने का काम कौन करता है, प्लेजेंटा ही करता है। अगला देखिए, किशोरियों में आयरन की जांच कब की जानी चाहिए। ठीक है, तो आयरन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। आज का आपका अगला प्रश्न होगा, आयरन की कमी से, चौथा प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बहुत फेमस रोग है। ठीक है, चलिए, तो कब करना चाहिए, मासिक धर्म के दौरान जो है किशोरियों में यह जांच करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, देखिए, तो कार्यक्रम में, अब ये तो देखो कल वाला ही लिखा रह गया। ठीक है ना, ये जो टाइपराइटर महोदय हैं इन लोग कल वाला ही लिख करके छोड़ दिया, इसको हटाइए। देखो, हाँ लिखा तो है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो, किशोरियों में आयरन की कमी की जांच,
ये एक लाइन लिखा रह गया कल वाला, इसको हटा दो बस, यहाँ से शुरू करो। किशोरियों में आयरन की कमी की जांच खास करके मासिक धर्म शुरू होने के बाद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आयरन की जांच के लिए रक्त परीक्षण, सीरम आयरन टेस्ट किया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसकी मदद से हम जांच करते हैं, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो सीरम आयरन टेस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे डॉक्टर लक्षणों या फिर जोखिमों के आधार पर सलाह दे सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा ना हो जाए, आयरन की कमी ना हो जाए, इसलिए ये टेस्ट करवाया जाता है। फिर वो आयरन की गोलियां वगैरह देते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। चलिए, बाकी और प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से एक प्रश्न आया था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो किस आयु वर्ग के लोगों को ज़्यादातर होता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं 55 से लेकर के 60 साल या फिर 65 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जरूर होती है। क्या होता है, हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस, आपको पहले भी समझा चुके हैं तो इस पर टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सेरेबल पाल्सी कितनी बार हमने, पहली बार जब ये आई थी तभी हमने कहा था भैया अगले 3 से 4 शिफ्ट में ये सेरेबल पाल्सी आएगी ही आएगी, और तब से लगातार आ रही है। तो पिछली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में और परसों वाली वीडियो में सेरेबल पॉलिसी के बारे में पूरा डिटेल में समझा रखा है मैंने, पूरा डिटेल में, ठीक है, काफ़ी टाइम तक समझाया था। तो ये वाला आप वीडियो देख करके जाना, शायद हमने 21 तारीख या 22 तारीख में ये कराया था, ठीक है। इसको सेरेबल पॉलिसी को अच्छे से पढ़ करके जाना क्योंकि ये लगातार आ रही है। अगला देखिए, सामान्य ज्ञान से प्रश्न कवर करते हैं। प्रश्न है, गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY। अब चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांव के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करना, यानी गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, पानी की नल से जल पहुंच सके, ठीक है ना, बिजली पहुंच सके, ये सारा कार्य इस योजना के अंतर्गत कंप्लीट किया जाता है। और ये महात्मा गांधी जी का सपना था कि गाँव भी हमारे विकसित हो सके। चलिए अगला देखिए, एक्ट से प्रश्न आया है। एक्ट की PDF आप सब लोगों को हमने दे रखी है ना, एक्ट की टॉप 100 की PDF दे रखी है, ये सारे प्रश्न उसी में से आ रहे हैं। देखिए, बाल विवाह एक्ट में संशोधन के बाद उम्र कितनी कर दी गई है, पहले कितनी होती थी, अब कितनी कर दी गई है, ये सब हम इस प्रश्न में कवर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखो, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है। पहले क्या है, लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हुआ करती थी, पर संशोधन के बाद में इसको 21 वर्ष कर दिया गया है। देखो संशोधन से पहले क्या होता था, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 21 वर्ष हुआ करती थी। कब, जब संशोधन नहीं हुआ था। फिर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद में अब ये एज कितनी कर दी गई है, बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 आया कब था, 2006 में, 2021 में संशोधन किया, लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रावधान कर दिया गया है। तो लड़के और लड़की दोनों की उम्र अब 21 वर्ष कर दी गई है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, छोटी आंत में पानी ना पचने पर कौन सा रोग हो सकता है। अगर छोटी आंत में पानी नहीं पच रहा है, आप सबको पता है हमारे शरीर में जो भोजन के पाचन का कार्य होता है वो पानी की मदद से होता है। जब पानी ही पचना बंद कर देगा तो क्या समस्या हो सकती है, वो देख लीजिए। छोटी आंत में पानी के अवशोषण में समस्या होने पर कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रियोटिस नामक एक रोग होता है जो पेट और आंतों की सूजन से संबंधित है। आंत्रशोथ यानी कि छोटी आंत की सूजन, या फिर आंतों से संबंधित आंतों में रुकावट जिसके कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और निर्जलीकरण हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये बीमारी पूछी जा सकती है, क्या नाम है इसका, गैस्ट्रियोटिस नाम का ये बीमारी है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का संक्रमण होने लगता है। लक्षण है दस्त होगा, उल्टी होगा, पेट दर्द और बुखार होगा। देखो क्या होता है, ये आपका पेट है, ठीक है ना, पेट के बाद में भोजन निकल करके आंतों में पहुंचता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में मान लीजिए पानी भरा रह गया, अब पानी भरे रहने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस, जो पैरासाइट है, वो इस पानी में आकर के पनपने लगेंगे। इसका असर आपके पेट पर पड़ेगा, पाचन शक्ति पर पड़ेगा और दस्त हो सकती है, उल्टी, पेट दर्द, बुखार, ये सारी समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि छोटी आंत में पानी न पचने पर कौन सा रोग हो सकता है। ये सारे रोगों के बारे में हमने आपको बता दिया, इनमें से ही कोई एक आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, एंड्रॉइड की स्थापना किसने की थी। कई बार आपको कंप्यूटर वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, गूगल पर सर्च कर लेना, मना नहीं कर रहे हैं, गूगल पर सर्च कीजिए, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एंड्रॉइड की स्थापना किसने की थी, एंड्रॉइड की खोज किसने की थी, ठीक है। बाकी MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट से ही प्रश्न आ रहे हैं। और आपको पता है कंप्यूटर की टॉप 150 वाली हमने एक PDF दे रखी है, जिनने 199 वाली PDF ली होगी, 150 प्रश्नों की एक PDF दे रखी है, उसमें हमने MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, इंटरनेट, इन चारों पांचों चीज़ों को एक साथ कवर किया है 150 प्रश्नों में। वो वाली PDF जरूर पढ़ करके जाना, आपको बहुत फायदा होगा।
चलिए मैथ की बात करते हैं। देखो भैया माध्यिका का एक प्रश्न आया है, क्या प्रश्न है वो भी नीचे दिया गया, अभी सॉल्व भी करा देंगे। वैसे हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज इन चारों के ऊपर एक वीडियो बना है, वो वीडियो जरूर देख करके जाना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं, तुक्का लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 2-3 प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, अगर वो वाला वीडियो देख करके जाएंगे। एक दीदी के जो है मैथ के 4 प्रश्न जो है इसी में से आ गए थे, स्टैटिक्स ही पूछ रखी थी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर में से ही पूछ रखा था, और वो हमारी वो वीडियो देख करके गई थी, तो उनके 4 नंबर ये पक्के हो गए। बाकी लोग क्या किए होंगे, बाकी लोग इस पर तुक्का लगा करके आए होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर मिल जाएगा, या फिर मैथ या फिर माध्य, माध्यिका, बहुलक बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, मैथ में आया है 25,000 रुपए पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल का एसआई निकालिए। एसआई का सिंपल फॉर्मूला बता रखे हैं, PRT/100, ठीक है। बस इसी में रख दो 25,000, ठीक है, रेट है 8, टाइम है 5, बटे में 100 का भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पंचे 40, 40, ये 40 लिख दिया, 40 में किसका गुणा करना है, 25 का गुणा करना है, 25 का गुणा 40 में कर दो, 25 चौके 100 और 1 जीरो इसका 1,000 रुपये इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एसआई वाला सवाल है, इसको और आप लोग सॉल्व करके देख लेना। चलिए एक प्रश्न और आया था, अगर एक बर्तन में 200 लीटर पानी है, उसमें 15% अल्कोहल है, 20 लीटर पानी और मिला दे रहे हैं, तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या रह जाएगा। देखो पहले 200 लीटर पानी में 200 लीटर का 15% निकालो, कितना निकल करके आएगा, मान लीजिए 30 निकल करके आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 30 लीटर अल्कोहल है, उसमें पानी में 30 लीटर अल्कोहल है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, 20 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये पानी की मात्रा हो गई 220 लीटर, ठीक है। अब इसी 220 लीटर का ये जो 30 है वो कितना परसेंट हो जाएगा, यह आपको निकालना है, तो आप आराम से निकाल लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माध्यिका का एक प्रश्न पूछा है कि 20, 25, 30, 35, 40, 45 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने का क्या सूत्र हमने आपको बताया था, माध्यिका निकालने के लिए पहले सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में आपको लगा लेना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पर तो भैया ऑलरेडी आरोही क्रम में लगी हुई हैं, जब लगी हुई हैं तो आपको क्या करना है, अगर विषम होती है तो बीच की ही संख्या माध्यिका हो जाती है, लेकिन अगर संख्याओं की संख्या सम है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, बीच की 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 का डिवाइड दे दीजिए। पहले देखिए कितने अंक दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सम अंक दिए गए हैं। अब हमको बीच का निकालना है, तो सबसे पहले 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो। अब बीच में क्या बचा, 30 और 35, बस इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 35 को जोड़ोगे 65 आएगा, 65 में 2 का डिवाइड दे दो, तो कितना निकल करके आ जाएगा, 2 3 6, 32.5 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो इसकी माध्यिका निकल करके आएगी 32.5। अगर यहीं पर एक कोई और संख्या दी गई होती, मान लीजिए 50 और दी गई होती, 50, ठीक है, तो क्या करते, तो अब अपने आप आसानी से निकल जाता। बीच की संख्या हमको ढूंढनी थी, 3 संख्या इधर छोड़ते, 3 संख्या इधर छोड़ते, 35 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता अगर संख्याएं विषम दी गई होती। लेकिन सम दी गई है तो बीच की 2 संख्याओं को जोड़ करके 2 का डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। बाकी ट्रिक के माध्यम से माध्य, माध्यिका, बहुलक हमने अच्छे से कराया है, आप लोग वो वीडियो जरूर देख करके जाना। चलो अब देखो रीजनिंग का एक प्रश्न आया है डायरेक्शन का, एक व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर चलता है। हमने आपको बताया था ऐसे प्रश्नों में आपको सीधे ये देखना है कि वो दूरी पूछ रहा है कि दिशा पूछ रहा है। अगर दिशा पूछ रहा है तो दूरी का अपन को कोई मतलब नहीं है। चलो देखो क्या कह रहा है कि लास्ट में पूछ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, यानी दिशा पूछ रहा है तो हमको दूरी से कोई मतलब नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर जाता है, तो ये रहा पूर्व में 6 किलोमीटर गया, हमें किलोमीटर से मतलब नहीं है, ठीक है। 6 किलोमीटर गया, इसके बाद में दाएं मुड़ा, लो दाएं मुड़ा दिया हमने, ठीक है। 8 किलोमीटर चलता है, हमें मतलब नहीं है दूरी से। फिर उसके बाद में वह फिर से दाएं मुड़ता है, तो लो फिर से दाएं मुड़ा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है, अब देख लो ये किस दिशा में जा रहा है। लो भैया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस दिशा में जा रहा है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। यहाँ से आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जब दूरी पूछते हैं कि पहले शुरुआत और अंतिम बिंदु के बीच में कितनी दूरी है, तो यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेते, ठीक है ना, तो दूरी निकल करके आ जाती। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर एक सीरीज आपसे पूछी गई है ABCD वाली। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ZXVT, तो इससे पहले क्या आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, T के बाद में U को छोड़कर V लिख रहे हैं, PQRST, U छोड़ के V, फिर W छोड़ के X, Y छोड़ के Z, यानी कि इससे पहले एक लेटर छोड़ करके वही लेटर आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, PQR, R, उसके बाद में S छोड़ के T, तो यहाँ पर क्या आएगा, R आ जाएगा। तो देखो R आ गया यहाँ पर, R, S छोड़ के T, U छोड़ के V, W छोड़ के X, Y छोड़ के Z, ठीक है। तो इसका आंसर आपका R हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बालक शिक्षा देखभाल CDP की बात करते हैं। एक गर्भवती महिला को मतली या फिर उल्टी क्यों आती है। मॉर्निंग सिकनेस वाला प्रश्न कल ही कराया था शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, जो लोग देख करके गए होंगे आज सुबह भी वो प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके आए होंगे। तो चलिए देख लीजिए, HCG हार्मोन की वजह से होता है ऐसा। तो गर्भवती स्त्री को मतली, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, नहीं ब्लू कर लें,
मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलावों के कारण होता है, खास करके ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन के स्तर के बढ़ने की वजह से गर्भवती स्त्री में मतली या फिर उल्टी जैसी समस्या देखने को मिलती है। कल भी कराया था हमने, शायद फर्स्ट शिफ्ट में, और देखो आज सुबह आ गया। ठीक है ना, तो बहुत फायदा मिल रहा है जो लोग एग्जाम एल से सारे देख करके जा रहे हैं। गर्भवती स्त्री में एमनियोटिक फ्लूइड अधिक होने पर क्या असर पड़ेगा? एमनियोटिक फ्लूइड बताया था कि ये आपका मान लीजिए गर्भाशय है, इसमें ये चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है, बीच में इसमें क्या होता है, बच्चा जो भ्रूण है वो इसमें तैरता रहता है, जिससे ये क्या मतलब कि क्या करता है हमारे लिए फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए ऊपर से कोई चोट लग रही है, कोई धक्का लग रहा है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड उस धक्के के असर को इस बच्चे तक नहीं फैलने देता है। ये काम जो है एमनियोटिक फ्लूइड का होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लीजिए। तो गर्भावस्था के दौरान देखिए, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का अधिक होना, जिसे हम पॉलीहाइड्रेमिनियोस कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, पॉलीहाइड्रेमिनियोस कहते हैं, कई तरह के जोखिम पैदा कर सकता है, जिसमें समय से पहले प्रसव, सांस लेने में तकलीफ और बच्चे की स्थिति में जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। टाइम से पहले प्रसव हो सकता है, जो झिल्ली होती है वो टाइम से पहले फट सकती है। आगे देखिए, गर्भवती स्त्री की सांस फूलने पर क्या करना चाहिए? अब उसमें ऑप्शन दिया था, गर्म पानी पिलाना चाहिए, बैठने की अच्छी स्थिति उसको देनी चाहिए, खड़े होने के लिए कह देना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। गर्भवती स्त्री को सांस फूलने पर उसे आराम करने के लिए कहना चाहिए, सीधे बैठने या सीधे खड़े होने और गहरी सांस लेने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही उसे खूब पानी पीना चाहिए और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। आगे प्रबंधकीय कौशल की बात करते हैं। पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए हैं और बहुत सिंपल प्रश्न पैराग्राफ के आए हैं। दीदी ने लिख करके भेजा था कि सर 4 लाइन के पैराग्राफ आए हैं, ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं आए हैं। 2 पैराग्राफ आया था और उनको मिला करके 10 प्रश्न पूछा गया था। 10 प्रश्न क्या पूछा होगा यार, 4 लाइन में 10 प्रश्न कैसे बनाया हुआ उन लोगों ने? ठीक है ना, तो चलिए 8 या 10 प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं पैराग्राफ दे करके। उसके बाद में नेतृत्व से 2 या 3 प्रश्न आए थे, जो कि पूरे के पूरे प्रश्न कंडीशन वाले पूछे गए थे। नेतृत्व से औपचारिक संचार पर प्रश्न आया था। औपचारिक संचार के बारे में आपको बता चुके हैं। जहां पर भी औपचारिक शब्द लगा मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पर नियम, कायदे, कानून की बात की जा रही है। यानी कि औपचारिकता का अर्थ ही होता है ऐसा संगठन या फिर ऐसा संचार जो नियम, कायदे, कानून से बंधा रहता है कि आप भैया 5 बजे से 6 बजे तक ही बात कर पाओगे, आप ऐसा करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कि आर्मी में पूरा बताया जाता है कि इतने बजे उठोगे, इतने बजे जाओगे, 2 घंटे के लिए बूथ खुला हुआ है, पीसीओ आप बात कर सकते हो। तो क्या होता है, नियम, कायदे, कानून जहां पर भी होते हैं वहां पर औपचारिक शब्द होगा और इस प्रकार के संचार को औपचारिक संचार कहेंगे। संगठन आ जाए तो इस प्रकार के संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आज के प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे। आज पंचवर्षीय योजनाओं से कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना वाली पीडीएफ पढ़ करके जाना। 199 वाली जिन लोगों ने पीडीएफ ली है उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। आप लोग भी 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके अपनी पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको ज्वाइन कर लेना, सक्सेस जंक्शन के नाम से है। 1.8 के सब्सक्राइबर हैं और अपने चैनल वाला ही लोगो वहाँ पर लगा है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। यहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं जो आपके लिए आगे बहुत फायदेमंद होंगे। बाकी शुक्ला सर ईएसबी के नाम से हमारा चैनल है नया, जिस पर एमपीएसआई, एमपीपीएससी और आपका एमपीटेट इन सब की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर होते हैं, 40 सब्सक्राइबर कम है भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे देखोगे ना तो कमेंट बॉक्स में वो लिंक दी गई होगी उस चैनल की। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। 3000 सब्सक्राइबर होते ही क्लास शुरू कर देंगे और एमपी के सबसे पहले शुरू करेंगे, क्योंकि आपके एमपी के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है ना, एमपी एसआई हो गया, आबकारी हो गया, इन सब में एमपी के अच्छे लेवल पर पूछी जाती है। लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम 15 से 20 प्रश्नों को ही कवर करेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। कोई भी आप एमपी का एग्जाम दीजिए, एमपी जीके से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, सब आप आसानी से कर सकेंगे। इस लेवल की एमपी जीके आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर मैथ होगा, पॉलिटी होगी, रीजनिंग होगी, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।